चांद पर जय हिंद जी हां, चंद्रयान का सफर अपने आखिरी चरण में है। ऑर्बिटर चंद्रमा से महज चंद किलोमीटर की दूरी पर चक्कर काट रहा है। चंद घंटों की बात है जब ये बचा हुआ सफर पूरा हो जाएगा। देखिए रिपोर्ट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। न हवा है, न पानी है, न पेड़ पौधे और न जिंदगानी है, फिर भी चांद पर जाने की होड़ क्यों मची है? अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड कर चुके हैं। रूस और चीन के मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो मून मिशन पर लगे हैं। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है कि चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है? चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है? चांद दूर से चमकता है, रोशनी देता है, मोहब्बत की कई नज़में इस पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा उपग्रह है जिसकी जमीन बंजर, सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बावजूद इसके इसे बेशकीमती माना जाता है। पानी, वो चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। सालों से इंसान अंतरिक्ष में पानी की खोज में लगा है, लेकिन साल 2008 में चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले। कहने को तो हिंदुस्तान के पहले 2 चंद्रयान मिशन फेल हो गए थे। बावजूद इसके भारत ने चांद पर अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की। नासा के अनुसार चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज साल 2008 में चंद्रयान 1 ने की। और अभी तक जो है जो एक स्पेस प्रोब वहां जाके लैंड कर गई, वो चंद्रयान 1 का ही मून इम्पैक्ट प्रोब था। और जब वो उतरने की स्थिति में ही उसने जो है चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के संकेत दे दिए, जो कि आप ये समझिए कि 21वीं सदी में सौरमंडल के भीतर की एक सबसे महत्वपूर्ण खोज में से एक चीज है। ये तस्वीर मिशन चंद्रयान 1 के दौरान ली गई थी। ये चांद के नॉर्थ पोल की तस्वीर है। हरे रंग के सर्कल में जो डॉट्स दिख रहे हैं, माना जाता है कि ये चांद पर जमा हुआ पानी है। America was the first to land on the surface of moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there. भारत के अलावा चीन ने भी अपने मून मिशन के दौरान जो मिट्टी कलेक्ट की थी, उसमें भी वाटर आइस के छोटे कण मिले थे। अब सवाल उठता है कि चांद पर जो पानी के कण मिले, उसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है? दरअसल पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्रोत होता है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग करके रॉकेट फ्यूल में इस्तेमाल किया जा सकता है। चांद पर पानी के कण के अलावा और भी कई खनिज पदार्थ हैं जो बेशकीमती हैं। 3He यानी हीलियम 3 एक ऐसा मिनरल जो क्लीन एनर्जी बनाने के काम आता है, जो धरती पर बहुत ही दुर्लभ है, कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन रिसर्च के मुताबिक चांद पर 30 लाख टन हीलियम 3 मौजूद है। अब ये कितना बेशकीमती है, इसे ऐसे समझिए। मार्केट में हीलियम 3 तकरीबन 2 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत से बिकती है। चांद पर यह 30 लाख टन है, जिसकी कीमत कितनी होगी, 0 गिनकर अंदाजा लगा लीजिए। कीमत आएगी 60 लाख करोड़। चांद पर कितना खजाना है ये तो आपने देख लिया, लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर इस खजाने को निकाला कैसे जाएगा, इसका इस्तेमाल कैसे होगा। चांद पर खनन का काम कैसे होगा ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, क्योंकि चांद पर मौजूद लाखों टन मिनरल को खोदकर निकालने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी और चांद पर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना खुद में ही एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बार को मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में खनन का कोई तरीका खोज भी लिया जाए, तब सवाल ये उठता है कि चांद पर मौजूद इस खजाने का मालिक कौन होगा। क्या चांद पर मौजूद खनिज पर किसी एक का हक होगा? क्या उसे खोजने वाले का हक होगा, या फिर उसे धरती पर वापस लाने वाले का, या फिर इसके लिए कोई लड़ाई लड़ी जाएगी? तो आपको बता दें कि 1989 में चंद्रमा समझौते में कहा गया कि चंद्रमा का कोई भी हिस्सा किसी भी राज्य, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर सरकारी या गैर सरकारी संगठन, राष्ट्रीय संगठन या गैर सरकारी इकाई या किसी प्राकृतिक व्यक्ति की संपत्ति नहीं होगा। इसे किसी भी प्रमुख अंतरिक्ष शक्ति द्वारा प्रमाणित नहीं किया गया। अमेरिका ने 2020 में आर्टेमिस समझौते की घोषणा की, जिसका नाम नासा के आर्टेमिस चंद्रमा कार्यक्रम के नाम पर रखा गया है, ताकि चंद्रमा पर सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करके मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून का निर्माण किया जा सके। हालांकि रूस और चीन
अभी तक इस समझौते में शामिल नहीं हुए। चांद पर कितना कुछ मौजूद है इसका पता धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि चांद पर कई और खजाने छिपे हो सकते हैं और चंद्रयान 3 का चांद पर लैंड करना इस मामले में काफी अहम साबित हो सकता है। टीम न्यूज नेशन। चंद्रयान की लैंडिंग के साथ ही भारत अंतरिक्ष में नया इतिहास बनाएगा। 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। चंद्रयान 3 का अब तक का सफर कैसा रहा है और आगे क्या होगा, हर सवाल का जवाब आपको मिलेगा हमारी इस खास रिपोर्ट में। चांद पर जय हिंद। जी हां, भारत लिखने जा रहा है अंतरिक्ष में कामयाबी का नया इतिहास। चंद्रमा पर हिंदुस्तान की कामयाबी का परचम लहराने वाला है। धरती पर भारत दुनिया की महाशक्तियों में पहले ही शामिल हो चुका है और अब चंद्रयान 3 के जरिए वो अंतरिक्ष में भी हिंदुस्तान का जयघोष होना निश्चित है। 14 जुलाई को जब चंद्रयान 3 चांद की तरफ रवाना हुआ था तो करोड़ों लोगों की दुआएं और शुभकामनाएं उसके साथ थीं और 140 करोड़ लोगों की मंगल कामना और आशीर्वाद के साथ चंद्रयान 3 चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसरो के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर अपनी काबिलियत से इस मिशन को ऐसा आकार दिया जिसके दम पर पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर दूर चांद तक का सफर कर चंद्रयान 3 पर भारत की अंतरिक्ष क्रांति की गाथा लिखने वाला है। आज इस खास कार्यक्रम में हम आपको ग्राफिक्स और एनिमेशन के जरिए चांद पर लिए चलेंगे और चंद्रयान 3 मिशन से जुड़ी हर एक डिटेल आप तक पहुंचाएंगे। हम आपको चंद्रयान 3 के पूरे सफर की वर्चुअल झांकी दिखाएंगे और स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि इसरो के वैज्ञानिक चांद को फतह करने का मिशन किस तरह से चला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान के इस मून मिशन को किस तरह से डिजाइन किया गया है। सबसे पहले चंद्रयान 3 की खासियत देखिए। दरअसल 3,900 किलोग्राम वजन के इस यान को बनाने में 615 करोड़ रुपए खर्च हुआ। चांद तक पहुंचने के लिए यानी 3,84,000 किलोमीटर की दूरी यह करीब 42 दिन में पूरा करेगा। 14 जुलाई को शुरू हुआ यह मिशन अब जल्द पूरा होने वाला है, जो भारत को दुनिया में स्पेस पावर के रूप में स्थापित कर देगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको चंद्रयान मिशन की खास बातें जल्दी से बता देते हैं। जब लैंडर विक्रम चांद पर लैंड करेगा तो भारत इतिहास रचेगा। भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने वाला पहला देश भी बन जाएगा और बिना किसी विदेशी मदद के इतने बड़े मिशन की कामयाबी से हिंदुस्तान की तकनीकी क्षमता पूरी दुनिया में स्थापित होगी। विश्व भारत का लोहा मानेगा। साथ ही इस मिशन से न केवल दुनिया में भारत का मान बढ़ेगा बल्कि स्पेस पावर बनने पर और सबसे कम खर्च में ऐसी मुश्किल मिशन की कामयाबी पर भारत ग्लोबल स्पेस मार्केट में और मजबूत उपस्थिति दर्ज करेगा। आगे कई देश भारत से तकनीकी मदद मांगेंगे और इसका कमर्शियल फायदा भी देश को होगा। मिशन की कामयाबी से चांद के छिपे कई रहस्यों का पता चलेगा। चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद की सतह से जो डेटा इकट्ठा करके देगा वो आगे कई रिसर्च में बेहद अहम होगा। इससे दूरसंचार, आईटी और मौसम विज्ञान के अलावा कृषि और उद्योग समेत अर्थव्यवस्था के कई अहम क्षेत्रों से काफी तकनीकी मदद इससे मिलने वाली है। और इतना ही नहीं, चांद पर पानी और खनिज की संभावनाओं की तलाश में भी चंद्रयान 3 अहम भूमिका निभा सकता है। आपने सुना होगा कि लोग जब किसी जटिल या कठिन सब्जेक्ट की बात करते हैं तो अक्सर वो रॉकेट साइंस का उदाहरण देते हैं, लेकिन चंद्रयान 3 में जो रॉकेट साइंस इस्तेमाल हुआ है उसे हम आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा देते हैं। बस आपको इतना सा करना है कि इस पूरे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरे चंद्रयान 3 की पूरी प्रक्रिया ठीक से समझ में आ जाए। किसी भी स्पेस मिशन में सबसे पहले बात आती है रॉकेट यानी लॉन्च व्हीकल की। तो चंद्रयान 3 में जो लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है उसका नाम है LV-M3-M4। इस रॉकेट को पहले GSLV-MK3 नाम के साथ भी जाना जाता था। चंद्रयान 2 भी इस लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। रॉकेट का काम होता है किसी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को अंतरिक्ष में पहुंचाना।
रॉकेट का काम खत्म होने के बाद ये वापस धरती पर गिर जाता है। चंद्रयान 3 की तकनीकी विशेषता की बात करें तो LVM-3 के लिफ्ट ऑफ के लिए 2 S-200 ठोस रॉकेट बूस्टर का इस्तेमाल करता है। S-200 को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में ही विकसित किया गया था। साथ ही 115 टन का लिक्विड रॉकेट ईंधन L110 भी अटैच है। इसके साथ ही C-25 हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक अपर स्टेज 28 टन लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन चंद्रयान के लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉडल में लगा है, जो अब तक की सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी है। अब आपको बताते हैं चंद्रयान 3 के 3 अहम हिस्सों की विशेषताएं। प्रोपल्शन मॉडल का वजन 2148 किलोग्राम है, जिसकी मिशन लाइफ 3 से 6 महीने है और इसका काम लैंडर और रोवर को चंद्रमा की कक्षा में 100 × 100 किलोमीटर तक ले जाना है। आप समझिए कि इसी प्रोपल्शन मॉडल ने इस मिशन के सबसे संवेदनशील और अहम लैंडर और रोवर को 3.25 लाख किलोमीटर का सफर कामयाबी से तय करवाया है। लैंडर विक्रम का वजन 1726 किलोग्राम का है, जिसकी मिशन लाइफ 1 लूनर डे यानी कि 28 अर्थ डेज के बराबर है, यानी कि चांद का एक दिन धरती पर करीब 28 दिनों के बराबर होता है। और तीसरा रोवर प्रज्ञान, जिसका वजन महज 26 किलोग्राम और इसका मिशन लाइफ भी 1 लूनर डे है। चंद्रयान का यही वो सबसे अहम हिस्सा है जो चांद की सतह पर चलकर डेटा इकट्ठा करेगा। इसमें सोलर पैनल लगे हुए हैं और यह सिर्फ लैंडर विक्रम से ही कम्युनिकेट करेगा। लैंडर इस डेटा को इसरो तक पहुंचाएगा। अब जानिए यह मिशन कब और कैसे लॉन्च हुआ। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान दोपहर 2:35 पर लॉन्च हुआ। 5, 4, 3, 2, 1, 0। यहाँ ये जानना दिलचस्प है कि इतना वजनी रॉकेट कैसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का सामना करते हुए इतनी तेज गति के साथ ऊपर आसमान की तरफ उठा कि पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट तक पहुंच गया। दरअसल इसके लिए जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ईंधन चालू होते ही आग की लपटें, गर्म धुआं और गर्म गैस भारी मात्रा में छोड़ना शुरू करता है, जो रॉकेट के फ्यूल को जलाने से निकलता है। रॉकेट के ईंधन से निकलने वाला धुआं नीचे जमीन की ओर धकेलता है। इसकी प्रतिक्रिया में रॉकेट तेजी के साथ आसमान की तरफ उठता है। अब इस मिशन का अगला पड़ाव जानिए। 16 मिनट के सफर के बाद रॉकेट ने चंद्रयान को पृथ्वी की बाहरी कक्षा में पहुंचा दिया है, जो कई चरणों में पूरा हुआ। इसके लिए रॉकेट बूस्टर S-200, फिर L110 लिक्विड स्टेज इंजन, फिर क्रायोजेनिक इंजन ने बारी बारी से अपनी भूमिका निभाई। तो देखिए, रॉकेट लॉन्च होने के बाद पहले तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन बाद में थोड़ा सा धरती की तरफ वो मुड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है, इसे समझना आपके लिए बेहद दिलचस्प होगा। देखिए, ये हम सभी जानते हैं कि धरती पर मौजूद हर वस्तु गुरुत्वाकर्षण से बंधी है, यानी कि ऊपर उछाली हुई चीज नीचे गिरती है, ये हम सभी को पता है। लेकिन अगर किसी चीज को बहुत तेजी से फेंका जाए तो गुरुत्वाकर्षण के दायरे से वो निकल जाएगा। जैसे अगर किसी पहाड़ की चोटी से तोप का गोला दाग दिया जाए तो वो कुछ दूर जाकर गिर जाएगा, और अगर ज्यादा ताकत से फायर किया जाए तो वो और भी ज्यादा दूर गिरेगा। लेकिन इसी गोले को अगर पर्याप्त पावर से दागा जाए तो वो गिरने की बजाय धरती के चक्कर लगाने लगेगा और वो कभी भी नहीं गिरेगा। और इससे भी ज्यादा तेजी से दागे जाने पर वो गोला सर्कुलर की जगह इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करने लगेगा। अब आपको बताते हैं चंद्रयान के अर्थ ऑर्बिट से मून ऑर्बिट तक के सफर में क्या हुआ। 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा केंद्र से चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई। इसके अगले दिन यानी 15 जुलाई को इसने पृथ्वी की पहली कक्षा में प्रवेश किया। इसके 2 दिन बाद 17 जुलाई को चंद्रयान 3 पृथ्वी की दूसरी कक्षा में पहुंच गया। 18 जुलाई को चंद्रयान 3 ने पृथ्वी की तीसरी कक्षा में प्रवेश किया। भारत का यह महत्वाकांक्षी मून मिशन अपनी गति से आगे बढ़ता रहा। तय दिशा निर्देशों के मुताबिक 20 जुलाई को चंद्रयान 3 ने चौथे ऑर्बिट में प्रवेश किया। प्रक्षेपण के 11 दिन बाद यानी 25 जुलाई को चंद्रयान 3 ने 5वें ऑर्बिट में प्रवेश किया। हम धरती पर रहते हैं, चंद्रमा धरती का ही उपग्रह है, लेकिन जब हम किसी स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर भेजते हैं तो उसे पृथ्वी की कक्षा से निकलना होता है। चंद्रयान 3 ने यह काम बीते 1 अगस्त को सफलतापूर्वक कर लिया। 5 अगस्त को चंद्रयान 3 ने धरती पर पहली तस्वीर भेजी। चंद्रयान मिशन का एक अहम पड़ाव 6 अगस्त को आया, जब 10 से 12 हजार किलोमीटर ऑर्बिट शिफ्ट हुआ।
फिर 3 दिन बाद 9 अगस्त को 4 से 5 हजार किलोमीटर ऑर्बिट शिफ्ट प्रक्रिया पूरी हुई। 14 अगस्त को ऑर्बिट बदलाव किया गया। 15 अगस्त को चंद्रयान 3 ने धरती पर दूसरी तस्वीर भेजी। 16 अगस्त को चंद्रयान 3 के करीब पहुंच गया। 17 अगस्त को चंद्रयान 3 मिशन में एक अहम दिन था जब प्रोपल्शन से लैंडर मॉड्यूल अलग हो गया। 18 अगस्त को चंद्रयान ने सबसे करीबी ऑर्बिट में प्रवेश किया। 20 अगस्त को लैंडर चांद के बेहद करीब पहुंच गया और अब 23 अगस्त सबसे निर्णायक तारीख है जब चंद्रमा पर चंद्रयान की लैंडिंग होनी है। चंद्रयान 3 के मिशन के फाइनल स्टेप में पूर्व निर्धारित दूरी से लैंडर रोवर की सॉफ्ट लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू होगी और इस दरमियान चंद्रयान की रफ्तार करीब 1.68 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी और थ्रस्टर्स की मदद से इसकी रफ्तार को कम करते हुए इसे सतह पर उतारा जाएगा। यह सबसे संवेदनशील और अहम प्रक्रिया होगी क्योंकि इस दौरान एक भी चूक भारी पड़ सकती है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम एक जगह स्थिर रहेगा जबकि लैंडर के अंदर से प्रज्ञान रोवर बाहर निकलकर चांद की सतह पर चहलकदमी करेगा। अगले 28 दिनों तक चंद्रयान 3 चांद की सतह पर विशेष प्रयोग करेगा। और चलिए अब बात करते हैं चांद की सतह पर उतरने वाले लैंडर की। विक्रम लैंडर में 3 पेलोड हैं। पहला है रंभा एलपी। ये चांद की सतह के प्लाज्मा आयंस और इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी और उसके बदलाव को मापेगा। चूंकि चांद पर वातावरण नहीं है इसीलिए लगातार सूर्य के रेडिएशन पड़ने की वजह से चांद की सतह जल चुकी है। वहां के प्लाज्मा की स्टडी का विशेष महत्व है। दूसरा पेलोड है चंद्रमा के सरफेस के थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ, यानी कि चंद्रमा की सतह पर तापमान का अध्ययन किया जाएगा। जबकि तीसरा पेलोड लैंडिंग साइट पर भूकंप की संभावनाओं समेत अन्य वैज्ञानिक रिसर्च पर फोकस करेगा। अब ये सारे रिसर्च जो हैं, ये चांद पर जीवन है या नहीं, या पानी की मौजूदगी है या नहीं, या जीवन कितना इंपॉर्टेंट होगा, इन सारी चीजों पर बात करेगा। जबकि प्रज्ञान रोवर में 2 पेलोड हैं। पहला चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल का अध्ययन करेगा जबकि दूसरा पेलोड मिट्टी और चट्टानों की संरचना का भी अध्ययन करेगा। कहते हैं कि असफलता से सबक लेने वाले ही सफलता का परचम लहराते हैं। भारत का मिशन चंद्रयान 2 अंतिम चरण में नाकाम हो गया था जब 2019 में इसने क्रैश लैंडिंग की थी। इसी के मद्देनजर चंद्रयान 3 में जरूरी सुधार किए गए। एक दिलचस्प बात यह भी है कि चंद्रयान 2 में हम मंजिल से एक कदम दूर रह गए थे, लेकिन उसका ऑर्बिटर अभी भी काम कर रहा है। इसीलिए चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं है, वो चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से ही काम लेगा। चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल का इस्तेमाल किया गया जिससे नेविगेशन में मदद मिली। चंद्रयान 3 का लैंडर चंद्रयान 2 से ज्यादा मजबूत है, यानी कि लैंडिंग का प्रभाव झेलने में ज्यादा सक्षम है। इस बार ज्यादा बड़े सौर पैनल लगाए गए हैं ताकि लैंडिंग के वक्त पावर की कमी ना हो। लैंडिंग के वक्त स्पीड कंट्रोल के लिए एक्स्ट्रा सेंसर्स की भी व्यवस्था की गई है। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 में फ्यूल ज्यादा है जिससे कि लंबे समय तक बेहतर नेविगेशन हो। इन सब तैयारियों को देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि चंद्रयान 3 चांद पर बड़ी कामयाबी के साथ सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और इसके साथ ही चांद भारत की मुट्ठी में होगा। चंद्रयान 3 चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला मिशन है। ये स्पेस में भारत के बढ़ते कदमों का ज्वलंत प्रतीक है। चंद्रयान 3 सिर्फ एक स्पेसक्राफ्ट नहीं बल्कि अंतरिक्ष में आत्मनिर्भर भारत की वैज्ञानिक क्षमता और शक्ति की एक नई पहचान है। चंद्रयान 3 भारत की अंतरिक्ष क्रांति का वो सफल और सुनहरा अध्याय साबित होगा जिसकी चमक चांद से भी ज्यादा होगी। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।